स्कॉटलैंड यूके। शाम का सुहाना मौसम था। धीमी धीमी हवाएं चल रही थीं। बाहर कुछ लोग मौसम का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मानो सबकी सांसें थम सी गई हों। अचानक आसमान से बारिश होने लगी और ये बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी। ये बारिश थी खून की और लाशों की बारिश। कुछ ही सेकंड में एक धमाका हुआ और सब कुछ एक आग के गोले में बदल गया। आखिर क्या थी ये पूरी कहानी और कैसे आसमान से खून की बारिश हो रही थी? आइए पूरी घटना को कहानी के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। 21 दिसंबर 1988 फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जर्मनी। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जर्मनी से बोइंग 747 का एक विशालकाय विमान पैन एम 103 उड़ान भरते हुए हीथ्रो एयरपोर्ट में लैंड किया। आगे इस प्लेन को हीथ्रो एयरपोर्ट से JFK एयरपोर्ट यानी कि जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। प्लेन में 243 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर सवार होने लगे। प्लेन को कैप्टन जेम्स उड़ा रहे थे। इनके पास लगभग 11,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर रेमंड थे जो कि 52 वर्ष के थे। इनके पास भी लगभग 12,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वैसे तो प्लेन्स को उड़ाने के लिए सिर्फ 2 पायलट्स की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि ये फ्लाइट बहुत लंबी होने वाली थी इसलिए एक इंजीनियर ने भी इस फ्लाइट को ज्वाइन किया। फ्लाइट इंजीनियर जेरी 42 वर्ष के थे। इनके पास लगभग 8,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। उधर उनके लगेज से भरे कंटेनर्स को भी प्लेन के अंदर लोड किया जा रहा था। शाम के करीब 6 बजे उस बैक ट्रक ने प्लेन को रनवे तक पहुंचा दिया। इसके बाद करीब 6:25 पर फाइनली इस प्लेन ने टेक ऑफ किया। हालांकि इस प्लेन को 6 बजे ही उड़ान भर जाना था। खैर प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था सिवाय आधे घंटे की देरी की। ATC लगातार इस प्लेन से संपर्क बनाए हुए थे। प्लेन के अंदर खुशनुमा माहौल था और हो भी क्यों ना, बस 4 दिन बाद ही क्रिसमस था। इसी क्रिसमस के मौके पर एक अमेरिकन व्यक्ति अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए अपनी ड्यूटी से घर जा रहे थे। धरती से 31,000 फीट ऊपर 580 किलोमीटर की रफ्तार से विशालकाय प्लेन JFK एयरपोर्ट की ओर उल्टा चला जा रहा था। ATC ने आगे के रूट क्लियरेंस देने के लिए पैन एम से कांटेक्ट किया पर नो रिस्पांस। हो सकता है पायलट्स बिजी हो, यही सोचकर उन्होंने दोबारा से पैन एम से कांटेक्ट किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। तुरंत ही उन्होंने रडार पर बोर किया, लेकिन अफसोस अब प्लेन रडार में भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर कहाँ गया ये प्लेन? घड़ी की हर एक टिक टिक किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था और करीब 1 घंटे बाद वो इशारा हकीकत में बदल गया। अलग अलग शहरों के अलग अलग हिस्से से ये खबरें आने लगी कि आसमान से प्लेन के टुकड़े, खून और मांस गिर रहा है। इस खौफनाक मंजर को देखकर पूरी दुनिया सहम सी गई। उधर 2 साल के बच्चे की माँ ये प्रार्थना कर रही थी कि हादसे में मारे गए सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले। उस माँ और बच्चे को भला ये कहाँ पता था कि उस प्लेन में उसके पापा भी सवार थे जो क्रिसमस के मौके पर सरप्राइज देने के लिए आ रहे थे। न जाने ऐसे कितने ही घरों के दिए उस शाम बुझ गई। क्रिसमस की वो खुशी आंसुओं में बदल गई। इतना ही नहीं, प्लेन का मलबा गिरने से घरों के बाहर मौजूद 11 लोगों की जान चली गई। यानी कि इस हादसे में कुल 270 लोग मारे गए, जिनमें से 190 सिर्फ अमेरिकन थे। इसके अलावा 3 इंडियंस भी थे। बाकी के यात्री अलग अलग दुनिया के 19 कंट्रीज से बिलोंग करते थे। ये हादसा 31,000 फीट ऊपर हुआ, इसलिए धरती पर गिरते गिरते प्लेन के इतने टुकड़े हो गए कि गिनना भी मुश्किल हो गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर्स ने 2000 किलोमीटर स्क्वायर तक चप्पा चप्पा छान मारा प्लेन के टुकड़ों को चुन चुन कर जमा करने के लिए। इवन कई हेलीकॉप्टर्स में थर्मोग्राफिक कैमरा भी फिट किया गया
जिसे हम इंफ्रारेड कैमरा भी कहते हैं। ये बेसिकली हीट को सेंस कर लेता है और ये बता देता है कि यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि गर्म है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान, जानवर या प्लेन का टुकड़ा ही क्यों ना हो। प्लेन अगर 31,000 फीट ऊपर से नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन की वजह से प्लेन के टुकड़े काफी गर्म हो जाएगा। अगर ये टुकड़े किसी जंगल या झाड़ियों में गिर जाए तो इन सारे टुकड़ों को खोज पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में इन थर्मल कैमरा की मदद से आसानी से उन टुकड़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन टुकड़ों को जमा करते करते आपको हैरानी होगी दोस्तों ये जानकर कि पैन एम के 4 मिलियन टुकड़े जमा किए गए। कई टुकड़े बड़े आकार का था तो कई सारे बेहद छोटे छोटे टुकड़ों को भी जमा किया गया। ऑलमोस्ट 10,000 टुकड़े ऐसे थे जिसे आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये प्लेन के किस भाग का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन की टीम हैरान थे कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ था, कैसे ये प्लेन 40 लाख टुकड़ों में बिखर गया। इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस कुछ में भी बहुत कुछ साफ साफ नजर आने लगा। प्लेन के साथ कुछ भी हो जाए, प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाए, इंजन फेल हो जाए या प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब भी इतना भयानक हादसा नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो प्लेन का मलबा एक छोटे से एरिया में ही सीमित रहेगा। प्लेन का मलबा सैकड़ों किलोमीटर में तभी फैल सकता है जब प्लेन हजारों फीट ऊपर चूर चूर हो जाए, और प्लेन इतने ऊपर चूर चूर तभी हो सकता है जब प्लेन में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाए, जैसे कि फ्लाइट 611 के साथ हुआ था। इस प्लेन के टेल में क्रैक था जिसे कई सालों तक इग्नोर किया गया और धीरे धीरे ये क्रैक बढ़ता गया और फिर एक दिन हवा में ही इसका टेल ही उखड़कर अलग हो गया। इसके बाद प्लेन चूर चूर होकर धरती की ओर गिरना शुरू हो गया। हो सकता है पैन एम के फ्लाइट में भी किसी तरह का कोई पार्ट डैमेज हो जिसकी वजह से ये प्लेन भी हवा में चूर चूर हो गया। इसका जवाब पाने के लिए प्लेन के टुकड़ों की छानबीन किया जाने लगा। प्लेन के जमा किए हुए टुकड़ों को वापस से एक हैंगर में लटकाया गया ताकि ये पता चल सके कि अगर कुछ हुआ तो कहां से हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जितने भी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाया उन सभी को हैंगर में लटका दिया। यहाँ पर उन्हें एक सुराग मिला। उन्होंने पाया कि प्लेन के अगले भाग के कार्गो होल्ड में जहाँ यात्रियों का सामान रखा जाता है वहाँ करीब 20 इंच का एक ऐसा बैंड दिखाई दिया जो सारे टूटे हुए पार्ट से बिल्कुल अलग था। ये कुछ स्टार बस्ट पैटर्न में था। स्टार बस्ट को हम समझे तो इसका सेंटर का पार्ट ये दर्शाता है कि यहाँ पर किसी तरह का ब्लास्ट हुआ है, जबकि ये लाइंस बताता है कि इस ब्लास्ट की एनर्जी चारों तरफ बराबर फैली हुई है। इसके अलावा जो बैंड था वो बाहर की ओर था। इसका मतलब ये कि कोई अंदर से हाई एनर्जी के साथ अटैक किया हो तभी बाहर की ओर ऐसा बैंड दिखाई देगा। इन सारे पैटर्न्स की जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम इस नतीजे पर पहुंच गए कि हो ना हो प्लेन पर कोई एक्सप्लोसिव रखा गया था। इस बात को पुख्ता करने के लिए एक टेस्ट किया गया। उन्होंने एक छोटे से सूटकेस में बम डालकर प्लेन के ठीक उसी हिस्से में रख दिया और फिर ब्लास्ट करवाया गया। नतीजा ऑलमोस्ट सेम था। इससे ये पता चल गया कि ये बम ब्लास्ट का ही केस है और ये भी पता चल गया कि उस बम का आकार इतना छोटा रहा होगा कि आसानी से उसे किसी सूटकेस में भी डाला जा सके। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि प्लेन के जिस हिस्से में ये फटा वहाँ पर तो बहुत सारा सूटकेस रखा गया होगा। अगर ये पता चल जाए कि उन सारे सूटकेस में आखिर इकलौता सूटकेस कौन सा था जिसमें एक्सप्लोसिव रखा गया था तो पूरे केस की काया ही पलट सकती थी। खैर, ये जो प्लेन में लोड हो रहा है ये है कंटेनर। इन्हीं कंटेनर्स में यात्रियों का सामान रखा गया था। यानी कि अगर किसी तरह से कंटेनर का पता चल जाता तो उस कंटेनर में किसका सामान है ये आसानी से पता चल जाता, क्योंकि सारे यात्रियों के नाम को नोट कर लिया जाता है ताकि जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उसके सामान को वापस किया जा सके। इसलिए ये पता लगाना जरूरी हो गया कि किस कंटेनर में ब्लास्ट हुआ। इसका पता एक तरीके से लगाया जा सकता था। प्लेन के जिस हिस्से में ये ब्लास्ट हुआ उसके ठीक सामने किस कंटेनर को रखा गया था। लेकिन अफसोस उस पर्टिकुलर कंटेनर के बारे में पता लगाने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि कार्गो होल्ड में कोई कैमरा था नहीं
इसके अलावा दिक्कत ये भी थी कि प्लेन में बहुत सारे कंटेनर्स को लोड किया जाता है। जो ग्राउंड हैंडलिंग क्रू होता है वो रोज रोज सैकड़ों कंटेनर्स को प्लेन में लोड करता है। इन कंटेनर्स का नाम भी अजीब अजीब होता है, जैसे कि AVN 7625, AVN 4041। ऐसे में ग्राउंड क्रू को भी ये याद नहीं रहता कि मैंने कौन से नंबर के कंटेनर को प्लेन के किस हिस्से में रखा। इसलिए ग्राउंड क्रू को भी ये नॉर्मली पता नहीं होता कि किस कंटेनर को मैंने किस जगह पर रखा। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन की टीम उम्मीद लगाकर ग्राउंड क्रू के पास पहुंच गए और यहाँ पर हुआ एक कोइंसिडेंस जिसके वजह से इस केस ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। ग्राउंड क्रू ने 100% यकीन से कहा कि जहाँ पर बम फटा वहाँ पर मैंने AVN 4041 कंटेनर को ही रखा था। जब उनसे पूछा गया कि भाई इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि कंटेनर 4041 मुझे अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मेरा जन्म 1940 में हुआ, जबकि मेरी पत्नी का जन्म 1941 में हुआ। यही वजह है कि कंटेनर 4041 मुझे अच्छी तरीके से याद है। दोस्तों, इस केस ने एक नया मोड़ तो लिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिका नहीं। जिन जिन लोगों का भी सामान था उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक किया गया, लेकिन वो सारे आम लोग थे। किसी का भी किसी संगठन से कोई ताल्लुक नहीं था और न ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उधर इन्वेस्टिगेशन की एक दूसरी टीम 56 सूटकेस के टुकड़ों को जमा किया। इन टुकड़ों में ज्यादातर कपड़े ही थे, लेकिन कुछ चीजें थी जो थोड़ा अजीब था। इन टुकड़ों में छोटे बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले। सबका साइज अलग अलग था, जबकि प्लेन में कोई भी बच्चा सफर नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक छाता भी मिला और एक टूटा हुआ रेडियो कैसेट प्लेयर के साथ साथ कुछ सर्किट बोर्ड। अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। इन्वेस्टिगेशन की एक दूसरी टीम 56 सूटकेस के टुकड़ों को जमा किया जो ठीक उसी के आसपास थी जहां पर ब्लास्ट हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स का ज्यादा शक रेडियो प्लेयर पर था। ये रेडियो तोशिबा कंपनी का था, जो कि जापानीज है लेकिन बिकती पूरी दुनिया में है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंपनी से कांटेक्ट किया। कंपनी ने कहा कि ये रेडियो का टुकड़ा तो हमारे ही कंपनी का है, लेकिन ये जो सर्किट बोर्ड है ये हमने नहीं बनाया। ये तो वाकई में एक चौंकाने वाली खबर थी। मतलब कि हो ना हो इसी रेडियो प्लेयर में बॉम्ब को छुपाया गया होगा। उधर उन कपड़ों की जांच चल रही थी। उन कपड़ों में से एक कपड़े में लिखा हुआ था योरकिक। ये एक कपड़े बनाने वाली कंपनी थी और इस कंपनी के कपड़े सिर्फ मेल्टा और लीबिया में मिलता था। ये एक पहला ऐसा क्लू मिला जिसका कनेक्शन सीधा लीबिया से था। खैर, मलबे में छाता मिला, बच्चों के कपड़े, स्वेटर वगैरह मिला, जिसका आगे चल के कुछ हुआ नहीं। कोई ऐसी खास बात नहीं पता चली। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस कपड़े बनाने वाली कंपनी योरकी का पता लगाने के लिए सीधा फ्लाइट पकड़कर मेल्टा पहुंच गए। यहाँ पर उन्हें एक अहम सुराग मिला। कंपनी से पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि आप हमारे मेन आउटलेट पर जाकर पता कीजिए, वहाँ पर हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं। सारे सामान को भी वहीं से बेचा जाता है। ये आउटलेट था मेरीज हाउस, जिसे टोनी नाम के एक शख्स रन करते थे। टोनी ने बताया कि एक व्यक्ति मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो कभी अरबिक, कभी इंग्लिश तो कभी मेटालीज भाषा में बोल रहा था, जबकि उसके बोलने के तरीके से ये लग रहा था कि वो एक लीबियन व्यक्ति है। उन्होंने यहाँ पर एक पुराना जैकेट खरीदा जिसे टोनी लगभग 5 सालों से पहन रहा था। कोई किसी का पहना हुआ पुराना जैकेट क्यों खरीदेगा? बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसने बच्चों के बहुत सारे कपड़े खरीदा। हैरानी की बात तो ये थी कि उन सारे कपड़ों के साइज अलग अलग था। मुझे तो वो थोड़ा मेंटल आदमी लग रहा था। क्लीन सेव और लगभग 6.25 फीट का वो था। सामान लेकर वो जा ही रहा था कि तेज बारिश होने लगी। तो मैंने उसे कहा कि भाई इतना सामान तो खरीद ही चुके हो, एक छाता भी ले लो। इसके बाद उसने एक छाता लिया और यहाँ से चला गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने टोनी को उस छाता और कपड़ों का फोटो दिखाया जो कि प्लेन के मलबे में मिला। टोनी ने पहचान लिया। उसने कहा कि ये कपड़े और छाता उसी ने यहाँ से खरीदा था। इवन उस दौर के दुकानों में CCTV कैमरा भी नहीं होता था। यही वजह है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी थी कि ये सब कुछ पैन एम के हादसे से ही जुड़ा हुआ है। टोनी के द्वारा बताए गए हुलिये के अनुसार एक आर्टिस्ट के द्वारा स्केच भी बनवाया गया, लेकिन एक स्केच में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती कि किसी पर्टिकुलर बंदे को पहचाना जा सके।
उधर दूसरी ओर FBI एक्सपर्ट्स ने इस केस को और भी सिंपल कर दिया। उन्होंने उस सर्किट बोर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जो कि रेडियो बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि ये हमारा नहीं है, ये एक टाइमर सर्किट था। इससे एक बात साफ हो गई कि प्लेन में जो बम फटा वो एक टाइम बम था। इट मीन्स जिसने भी ये बम प्लेन के अंदर रखवाया हो सकता है वो अब भी जिंदा हो। इसलिए सारे पैसेंजर्स के रिकॉर्ड, इसलिए जब सारे मरे हुए पैसेंजर्स का रिकॉर्ड निकाला गया तब किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। दोस्तों, उस वक्त एयरपोर्ट में सिक्योरिटी सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं थी। यही वजह है कि किसी तरह से वो कार वो सेक्शन तक अपने सूटकेस को ले जाने में सफल हो गया। अब ये सूटकेस ले जाने वाला कौन था, यही बात पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म को कितना भी छुपाया जाए वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हुआ। घटना के करीब 1 साल बाद एक और हादसे को अंजाम देने की तैयारी हो रही थी, लेकिन किसी तरह से वो शख्स FBI के गिरफ्त में आ गया। उसके पास भी ठीक वैसा ही सर्किट था जैसा कि पैन एम के मलबे से मिला। पूछताछ के बाद ये पता चला कि वो एक लीबियन आतंकी है। इसके अलावा TNT पैकेट्स, डेटोनेटर और ढेर सारा सर्किट बोर्ड मिला। आगे की पूछताछ से ये पता चला कि एडविन बॉयलर नाम के एक शख्स थे जिसने ये सारे सर्किट्स को लीबिया के आर्मी को सप्लाई किया। ये इन्वेस्टिगेशन आगे 3 सालों तक चला, जिसमें लगभग 15,000 लोगों से पूछताछ किया गया। फाइनली यहाँ पर मोहम्मद अल गद्दाफी का नाम सामने आया, जो लीबिया का एक आर्मी ऑफिसर था। इसने लीबिया में तख्ता पलट करके खुद वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया, यानी कि पूरी लीबिया अब इसी के कंट्रोल में आ गया। इसने एक ग्रीन बुक लिखा जिसमें बेसिकली रूल्स को लिखा गया था कि सारा का सारा पावर लीबियन के लोगों के हाथों में दे दिया गया है, यानी कि वो जो चाहे कर सकते हैं। मतलब कि लोग अगर चाहे कि कोई कंपनी बंद हो जाए तो वो बंद हो जाएगा, किसी कंपनी में आग लगाना है तो वो भी हो जाएगा। कोई पुलिस प्रशासन रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा पावर पब्लिक के पास था। इन हरकतों की वजह से बाहर के कंट्रीज के लोग जो लीबिया में रह रहे थे उन्हें काफी परेशानी होने लगी, क्योंकि लीबिया के लोग मिलकर बाहरी लोगों के साथ खून खराबा करना शुरू कर दिया। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, जो भी यहाँ पर आता उसे मारा पीटा जाने लगा। इस पर अमेरिका ने एक्शन लिया। उसे पता था कि ये सब कुछ अल गद्दाफी की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने उसके लोकेशन पर बम गिरा दिया। और ये सब कुछ हुआ 1985 में। इसी घटना के बाद गद्दाफी ने प्लेन पर हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से हुआ पैन M103 पर अटैक। खैर, इतने सालों तक चले इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तो साबित हो गया कि ये गद्दाफी के कुछ नमूने थे जिसने ये हादसा करवाया। अमेरिका ने कहा कि उन लोगों को हमें सौंप दो, लेकिन यहाँ पर लीबिया तैयार नहीं हुआ। बदले में अमेरिका ने ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिया। लीबिया से लेन देन की प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब यहाँ पर लीबिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। जब लीबिया पर इंटरनेशनल प्रेशर बनने लगा तो फाइनली गद्दाफी ने उन दोनों शख्स को अमेरिकन के हवाले कर दिया, जिसमें से AL मकराही और फीमा नाम का शख्स था। हालांकि फीमा के खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं, इसलिए उसे छोड़ दिया गया और मकराही अमेरिकन जेल में ही सजा काटने लगा। आगे चल के उसे कैंसर हो गया तो उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद 2012 में उसकी मौत हो गई। हालांकि अमेरिका के इस फैसले से अमेरिकन खुश नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका ने लीबिया से कुछ बिजनेस डील किया था कि लीबिया हमें कच्चा तेल देगा और बदले में हम उस आतंकी को छोड़ देंगे। वैसे भी उसको लास्ट स्टेज का कैंसर था, वो बचने वाला था नहीं। तो ये थी सस्पेंस भरी कहानी और इसका इन्वेस्टिगेशन। इसका एक और पहलू भी है, जो कि प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने जो रिकॉर्ड किया। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं पैन M103 के पास और जानते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से हादसे किस किस सीक्वेंस में हुई। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में पैन M में सारे यात्री सवार हो गए। वहीं दूसरी ओर कंटेनर 4041 में एक ऐसा सूटकेस भरा गया जो करीब 1 घंटे में ब्लास्ट होने वाला था। ग्राउंड क्रू को ये कंटेनर पूरी अच्छी तरीके से याद हो गया, क्योंकि 1940 और 1941 में उनका और उनके पत्नी का जन्म हुआ था। 7:02 में ये प्लेन उड़ान भरा। करीब 40 मिनट बाद ये 31,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। तभी सूटकेस में हुआ धमाका। इस धमाके की आवाज
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने भी रिकॉर्ड कर लिया और इसके 8 सेकंड्स बाद ही प्लेन चूर चूर हो गया। एक दूसरा प्लेन ब्रिटिश एयरवेज उसी रास्ते में फ्लाई कर रहा था। उसने एटीसी को रिपोर्ट किया कि मुझे आसमान में कुछ आग की लपटें दिखाई दिया। इस विशालकाय प्लेन में 91,000 kg फ्यूल भरा गया था। इतने फ्यूल की वजह से ये प्लेन एक जीता जागता मिसाइल बन गया। प्लेन का फ्यूजलेज लगभग 20,000 फीट तक आगे की ओर बढ़ता रहा। इसके बाद जाकर ये सीधे 90 डिग्री पर धरती की ओर गिरना शुरू हो गया। इसी दौरान ड्रैग की वजह से प्लेन चूर चूर हो गया। प्लेन का ये टूटा हुआ मलबा 11 लोगों के ऊपर गिरा और उन 11 लोगों की भी मौत हो गई। जहां पर प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि फ्यूजलेज गिरा, वहां एक विशालकाय गड्ढा बन गया और इस तरह से प्लेन में बैठे सारे यात्री सभी 270 लोगों के साथ साथ ग्राउंड में मौजूद 11 लोगों की भी मौत हो गई। प्लेन का कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट, ये सभी प्लेन के कॉकपिट में आखिरी वक्त तक अपने सीट बेल्ट से जकड़े हुए थे। इनके बॉडीज भी सीट बेल्ट से जकड़ा हुआ मिला। तो ये थी कहानी पैन एम फ्लाइट 103 की।